नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील बहुगुणा। पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के भ्रामक प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी सख्त रवैया अपनाया। अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई और उत्तराखंड के अधिकारियों की भी एक तरह से धज्जियां उड़ा दी। अधिकारी कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हलफनामा ठुकरा रहे हैं, ये केवल एक कागज का टुकड़ा है, ये जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। हम इस केस में ज्यादा उदार होना नहीं चाहते। आप नतीजा भुगतने को तैयार रहें। हम केंद्र सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हैं। आपने अदालत की प्रक्रिया को बहुत हल्के में लिया है। जब आप पकड़े गए तब आपने ये फाइल किया। माफी भी आपने तब मांगी जब बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के अधिकारियों को भी इस मामले में कटघरे में खड़ा किया। सीधे कहा कि हम ये क्यों ना मानें कि आप इनसे मिले हुए हैं। आपकी नाक के नीचे जानबूझकर ये सब काम होता है और आप आंखें मूंदे रखते हैं। आपने क्या किया? आप हमारे आदेश का इंतजार करते रहे? ये सवाल पूछा। उत्तराखंड के अफसरों ने बस फाइल चलाई। ऐसा 6 बार हुआ। आगे पीछे के लाइसेंसिंग अफसर चुप रहे। पिछले अफसर भी इस मामले में हलफनामा दें। जब मौजूदा अफसर ने हाथ जोड़कर कहा कि वो कुछ ही समय पहले इस पद पर आए हैं, तो कोर्ट ने कहा कि जो उनसे पहले के अफसर हैं वो भी इस मामले में हलफनामा दें। काफी सख्त टिप्पणियां की। पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। 3 अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह भी कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना दिया है। अब इस मामले में 16 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की गई है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा वो काफी ज्यादा सख्त रहा। ऐसा रुख सुप्रीम कोर्ट का बहुत कम देखने को मिला। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं, मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी और आशीष भार्गव, जिनसे हम कुछ देर में बात करेंगे। मुकेश, आज की जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की पतंजलि आयुर्वेद के सिलसिले में, पहले भी इस तरह की जो कार्रवाई हुई उसमें काफी सख्त दिखा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, इतनी सख्ती। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से काफ़ी गुस्सा जाहिर किया बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को एक आदेश दिया था। उसमें कहा था कि जो भ्रामक विज्ञापन हैं उन पर रोक लगा दें, तुरंत प्रभाव से रोक लगाएं। लेकिन बाबा रामदेव ने बजाय रोक लगाने के अगले ही दिन यानी 22 नवंबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ दवाइयों को लॉन्च किया और 1 पेज का विज्ञापन निकाला। इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया, लेकिन बाबा रामदेव ने नोटिस से कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोर्ट में पेश हुए, जिससे सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो हलफनामा फाइल किया है, एफिडेविट फाइल किया है, वो भी एक धोखाधड़ी है और अब आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। आप बार बार सो कॉज नोटिस देने के बाद भी आप पेश नहीं हुए हैं और जिस तरह से आपने लगातार कोर्ट की अवहेलना की है उसके लिए आप तैयार रहिए। इसके साथ में जो केंद्र सरकार है और जो उत्तराखंड सरकार है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई कि आखिर आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, पहले मामला क्यों दर्ज नहीं किया। जो उत्तराखंड के ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वो भी कोर्ट में मौजूद थे। उनसे कहा गया कि आप चुपचाप बैठे रहे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपकी जो कार्रवाई है वो एक डाकघर की तरह है और आपको ऐसे में जो आपने किया है उस पर शर्म आनी चाहिए। हालांकि उन्होंने भी कोर्ट में माफ़ी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगली सुनवाई में सभी लोग कोर्ट में पेश हों और इसमें रिप्लाई फाइल करें। तो आज की सुनवाई में काफ़ी सख्त रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे बाबा रामदेव हों, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे उत्तराखंड सरकार हो। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो बात है ये केवल पतंजलि आयुर्वेद के लिए नहीं है, ये ऐसी तमाम कंपनियों के लिए है जो भ्रामक विज्ञापन देती हैं और लोग उनके झांसे में आते हैं। तो ये केवल एक कंपनी की बात नहीं है। तो इसको लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल 16 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। 16 अप्रैल को बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होना होगा। इसमें साथ ही उत्तराखंड का जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है उसके तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी पेश होकर रिप्लाई फाइल करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो 16 अप्रैल को अगली सुनवाई है। इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आशीष भार्गव। आप सुप्रीम कोर्ट को सालों से बहुत करीबी से कवर कर रहे हैं और आपने कई ऐतिहासिक मामलों को कवर किया है सुप्रीम कोर्ट में। क्या आपने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का इतना सख्त रवैया देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़े कि वी विल रिप यू अपार्ट, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना दिया है?
तो न उनके सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी से रामदेव और बालकृष्ण बचे, न केंद्र सरकार और न उत्तराखंड सरकार। क्या ऐसा पहले कभी आपने देखा? जी देखिए, ऐसा बहुत कम होता है। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर खुद कहता है कि हम कंटेम्प्ट जो है वो उसका जो हथियार है कंटेम्प्ट का, जो संविधान ने उन्हें दिया, हम बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे केसेस में उदारता जरूर बरतते हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि अब मैजेस्टी ऑफ लॉ यानी न्याय की महिमा का ये सवाल हो गया है। जब उनको कहा गया कि आप ऐड मत दीजिए, उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ऐड भी दी। उसके बाद उनसे जवाब मांगा गया तो जवाब दाखिल नहीं किया। इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने ठान लिया कि अदालत, खासतौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत, वो क्या कर सकती है, किस हद तक अदालत बर्दाश्त कर सकती है, वो सीमा आ गई थी। और इसके बाद जो हुआ हमने देखा, पिछली बार भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने की पेशकश रामदेव और बालकृष्ण ने की थी। उनके हलफनामे से खुश नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने हलफनामा दाखिल किया, जब कंटेम्प्ट नोटिस हो गया, पेश होने के आदेश हो गए, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सशर्त हलफनामा है कि अगर अदालत को ऐसा लगता है तो हम माफ़ी मांगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया। दूसरा इसका पहलू ये है कि जब कानून कहता है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार कार्रवाई करेगी, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट ने आज इतना तक बोल दिया कि कोरोनिल का विज्ञापन आता रहा, लोग उसका इस्तेमाल करते रहे, पता नहीं क्या उनके साथ हुआ होगा, सरकार कैसे चुप बैठ सकती है? ये शर्मनाक है। उत्तराखंड सरकार के 2018 से 2024 तक के अधिकारियों से जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में असाधारण तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ले रहा है। 16 अप्रैल को एक बार फिर दोनों को पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति जताई कि पिछली बार पेशी से पहले 30 मार्च को रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने एक अजम्पशन की, यानी कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी लगाई, एफिडेविट फाइल किया कि वो विदेश जा रहे हैं, और उसमें टिकट अगले दिन लगाई, एयर टिकट। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और कहा ये अपने आप में एक परजुरी और एक कंटेम्प्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे दोनों जो है वो न्याय से भागने की कोशिश कर रहे हैं, न्याय से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कंडक्ट दोनों का रहा अदालत में, उससे मुझे लगता है कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट जो है खासा नाराज है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने भी आज कोर्ट को बताया कि उनकी एडवाइस पर दोनों ने अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपोलॉजी दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसे माना नहीं है। उनकी तरफ से मुकुल रोहतगी ने यह भी पेशकश की है कि वो सार्वजनिक रूप से इश्तिहार देकर अदालत से माफ़ी मांगने को तैयार हैं। अब 16 अप्रैल को देखना होगा। फिलहाल उनका दूसरा माफ़ीनामा भी कबूल नहीं हुआ है और ये मुद्दा जो है काफ़ी बड़े स्तर पर अब यहाँ पर आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो इस तरह के भ्रामक ऐड देती हैं और सरकार चुप कैसे रहती हैं, ये शर्मनाक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी भी दे दी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक असाधारण सुनवाई की तरफ सुप्रीम कोर्ट बढ़ गया है इस पूरे मामले में। जी, आपने बहुत खास शब्द कहा, मैजेस्टी ऑफ लॉ, न्याय की महिमा, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। कहीं ना कहीं इसको ही इन्फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने किया और ये एक नज़ीर बनता है उन सभी और मामलों में जहां इसी तरह की बातें सामने आती हैं और कोर्ट को कहीं ना कहीं बहुत हल्के में लिया जाता है या कानून को बहुत हल्के में लिया जाता है। तो क्या आपको इस तरह का कोई वाकया याद आता है जहां कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्ती बरती हो और इसका असर किस तरह से आगे दिखता है? जी बिल्कुल, मुझे याद है सारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया था तो सुब्रत रॉय वो सुप्रीम कोर्ट को बार बार टाल रहे थे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बार बार कहा, कभी कहा कि उनकी माँ बीमार हैं, अस्पताल में हैं, वो और बिल्कुल अंतिम समय में वो अपनी माँ का हाथ थामे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे नाराज़ हो गया कि आपको बार बार हम कह रहे हैं आप आ नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ NBW यानी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए और उसके बाद लखनऊ में उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस था, ये इससे भी बड़े पैमाने पे था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का मामला नहीं चलाया, सीधे उनको वहीं से तिहाड़ जेल भेज दिया और वो सालों तक तिहाड़ जेल में रहे। वो बार बार पूछते थे कि कंटेम्प्ट में सिर्फ 6 महीने की मैक्सिमम सजा है, अदालत की अवमानना के मामले में सुशील सिर्फ 6 महीने की मैक्सिमम सजा है, लेकिन अदालत बार बार कहती थी कि हमें आपको कंटेम्प्ट में आपको नहीं भेज रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपने अदालती आदेशों की अवहेलना की है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत को अनुच्छेद 142 के तहत संविधान से इतने वास्ट अधिकार हैं कि वो न्याय के हित में कुछ भी कर सकते हैं। तो कई बहुत लंबे समय तक सुब्रत रॉय सहारा को जेल में रहना पड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अदालती आदेशों की अवहेलना की थी। तो ये केस एक नज़ीर बन गया था कि अदालत के आदेशों को अगर आप नहीं मानेंगे तो बिना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के भी, क्योंकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए आपको ट्रायल चलाना पड़ेगा,
अभी जो स्टेज है वो सिर्फ शो कोर्ट नोटिस का है रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ। उनको अभी उस पर मेरिट पर सुनवाई नहीं हुई है उस पर, ये तो सिर्फ अपोलॉजी पर सुनवाई हो रही है कि सशर्त माफ़ी को माने या ना माने। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इससे आगे बढ़ता है और कहता है कि आपको आपकी माफ़ीनामे को हम दरकिनार करते हैं, हम नहीं मानते, तो अगला जो चरण है वो एक तरह का ट्रायल है, एक ट्रायल है जो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस पर चलाएगा, जिस पर दोनों उनका पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाएगा। एक कंटेम्प्ट पर हमें याद है विजय माल्या के खिलाफ प्रोसीडिंग चली थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आदेश के बावजूद उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे लेकिन वो देश में वापस नहीं आए, ना वकीलों ने दलील रखी, इसलिए उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था कंटेम्प्ट मामले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो सामने चाहे आम हो या खास, लेकिन न्याय की महिमा कायम रहनी चाहिए और इसके लिए बहुत अधिकार है देश में न्यायपालिका के पास, और उसका ही एक आज झलक हमको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली। और आपको बता दें, आज रात 9 बजे हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की एक बेहद खास रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से देखना न भूलें। टीवी के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई रिपोर्ट होगी। वक्त एक ब्रेक का। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की अपनी 10वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एसएस आहलूवालिया को उम्मीदवार बनाया है। चंडीगढ़ से संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है और नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है। मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह उम्मीदवार होंगे। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को फिर टिकट मिला है। फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट मिला है। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, गाजीपुर से पारसनाथ राय, मछली शहर से बीपी सरोज उम्मीदवार बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र आज जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कई वादे किए, जिनमें मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 करने का वादा है। लड़कियों को केजी से लेकर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा का वादा है। शिक्षा का बजट दोगुना करने का वादा है। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सेना में स्थायी भर्ती करने के चुनावी वादे भी इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। जितने भी पेपर हुए हैं, 1-2 नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं, और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े उन्हें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट मंगलवार देर शाम जारी कर दी। इस लिस्ट में बिहार की कुल 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लिस्ट में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही लालू यादव की 2 बेटियों के नाम शामिल हैं। इनमें रोहिणी आचार्य को सारण से तो मीसा भारती को पाटलिपुत्र से टिकट दिया गया है। इनके अलावा पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट मिला है, जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई हैं, और यहां से वो पप्पू यादव को टिकट मिलना था, या पप्पू यादव ने टिकट का दावा किया था लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो पप्पू यादव यहां से निर्दलीय लड़ रहे हैं। बीजेपी ने सारण से राजीव प्रताप रूडी को टिकट दिया है और पाटलिपुत्र से बीजेपी ने रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। पाटलिपुत्र में वो मीसा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सारण में रूडी जो है वो रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ चुनाव विश्लेषक संदीप शास्त्री इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं। संदीप जी, लालू यादव के परिवार के 2 और लोगों को टिकट दिया गया है। एक तरह से राजनीति में उनकी जो एंट्री है और पुख्ता हो गई है, पहले से ही थी, तो आप क्या मानते हैं इसको, ये परिवारवाद है क्या आरजेडी के अंदर? ये आप परिवारवाद भी कह सकते हैं। पहले भी आरजेडी के उम्मीदवार अगर आप देखें, लालू जी का कैंडिडेचर, उनकी वाइफ की कैंडिडेचर, उनकी दोनों बेटों का कैंडिडेचर, सो ये बिहार के आरजेडी में काफी कॉमन है। तो 2 बेटियों को इस बार चुनाव रंग में उतारना, वो भी मुझे लगता है कुछ नई बात तो नहीं होगी आरजेडी के लिए। उसके साथ आप एक और बात ध्यान में रखिए, जिन व्यक्तियों को चुनाव में उतरने का एक मौका नहीं था, जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं,
वो अशोक मातो है हो सकते हैं या लालू जी खुद हो सकते हैं। उनके जगह पे उनके पत्नी और बेटी को खड़ा करना, ये एक ट्रेंड वहां पे हो गया है और दोनों सीट्स में आप ये देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि शहाबुद्दीन जी का सीट जो था, जो पिछली बार उनकी पत्नी ने लड़ी थी, पत्नी उस क्षेत्र से लड़ी थी, अभी लगता है उनका आरजेडी के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं है, तो उस सीट में क्या करेंगे पार्टी, वो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी का ये एक ट्रेडिशन रहा है कि फैमिली के लोग को, जो लालू जी के पास है, उन लोगों को टिकट दिया जाए, और वो ट्रेंड को आप अभी भी इस चुनाव में कंटिन्यू होते हुए देखते हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये दूसरा मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जो जारी किया, खैर सभी का घोषणा पत्र आसपास ही जारी हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उम्मीदवारों को उतारने को लेकर काफी असमंजस में रही समाजवादी पार्टी, तो क्या लगता है आपको कितनी मजबूत टक्कर देगी सपा यूपी में बीजेपी को? आज अखिलेश जी ने कहा कि ये जनता की मांग पत्र है, मेरी मांग पत्र नहीं है, जनता की मांग पत्र है, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की है, कास्ट सेंसस की बात कही है, लड़कियों का शिक्षा के बारे में बात किया है, शिक्षा को 3% से 6% बनाने का कहा गया है, हेल्थ फॉर ऑल पे का फोकस किया गया है। सो मैनिफेस्टो में जो चीजें होनी चाहिए सभी चीज उन्होंने वहां शामिल किया है। लेकिन यहाँ पे दो समस्याएं हैं। एक, समाजवादी पार्टी क्या अपने उम्मीदवारों का फाइनल चयन कर सकता है, उसपे का क्या पार्टी के अंदर समस्याएं होगी, और दूसरा, गठबंधन कैसे चलेगा। याद रखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कुछ नया नहीं है, पुराने चुनाव में भी, असेंबली चुनाव में भी ये गठबंधन रहा है। और जब गठबंधन रहा है, यह हमें देखने को मिला है कि वोट ट्रांसफर ग्राउंड लेवल पे उतनी आसानी से नहीं। लीडर्स के जी, बीच में अलायंस हुआ होगा, बट वर्कर्स के लेवल पे और समर्थकों के लेवल पे क्या ये अलायंस हो सकेगा, वो एक ये बड़ा अलग सवाल है। प्रश्न है। और उस जी, प्रश्न पे अभी लगता है काफी काम नहीं हुआ है। तो उम्मीदवार चयन हो या वोट ट्रांसफर हो, दोनों विषयों पे शायद और काम दोनों पक्षों को करना पड़ेगा, अगर उन्हें बीजेपी को जी, एक सीधा टक्कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस पूरी जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए। तो ये देखना है कि जो ऊपर नेताओं के बीच में आपस में एक तरह से राय बनती है, आम राय बनती है, वो नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंच पाती है या नहीं, वो भी तय समय के अंदर, क्योंकि अब तो चुनाव लगभग शुरू हो ही चुके हैं। 19 अप्रैल को पहला मतदान होना है। वक्त है एक ब्रेक का।